नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में बिगड़े बिजली के तंत्र को सुधारने का काम सरकार युद्ध स्तर पर शुरू करने जा रही है। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने नए जीएसएस और बिगड़े बिजली के तंत्र को सुधारने का डिटेल प्लान तैयार किया है और इसके लिए केंद्र की सरकार से भी राजस्थान को मदद मिल रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिगड़े बिजली तंत्र को सुधारेगी सरकार। केंद्र सरकार देगी 10,000 करोड़ की सौगात। किसानों को प्रभावित भूमि का मुआवजा भी देगी सरकार। राजस्थान में बिगड़े बिजली के तंत्र के कारण जनता खासी परेशान है। न पब्लिक को समय पर बिजली मिल रही है, इसके अलावा उसे अघोषित बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ता है। बिगड़े बिजली तंत्र को सुधारने के लिए सूबे की सरकार ने डिटेल प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत राजस्थान में नई बिजली की लाइनें बिछाने, बिजली से वंचित गांवों को बिजली से जोड़ने, बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड करने, नए जीएसएस लगाने जैसे प्रमुख कार्य शुरू किए जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर राजस्थान का ऊर्जा विभाग इसकी तैयारी में जुटने जा रहा है। राजस्थान में नए जीएसएस और बिजली की लाइनों को बिछाने के लिए किसानों की जमीन लेने में आने वाली दिक्कत को भी दूर करने के लिए प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत किसानों को अब बिजली की लाइनें, बिजली के बड़े टावर और जीएसएस के लिए जमीन देने पर डीएलसी रेट का दोगुना मुआवजा मिलेगा। वहीं बिजली की लाइन के नीचे की जमीन पर डीएलसी का 30% मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की माने तो सरकार जल्द इस प्लान पर काम शुरू करने जा रही है। प्रसारण निगम की जो हमारी 132, 220, 400 की जो लाइनें हैं और वहाँ पर किसानों के खेतों से जब लाइनें निकलती थी उसका मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं था। अब वहाँ पर टावर खड़ा करेंगे, उसको टावर के आसपास 1 मीटर तक की ज़मीन जो किसान की होगी उसका डीएलसी रेट से डबल मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के बिजली तंत्र को मजबूत बनाना आसान नहीं है, क्योंकि सालों पुराने बिजली के तंत्र की मेंटेनेंस समय पर नहीं होने की वजह से भी जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान की सरकार राजस्थान में करीब 70 नए जीएसएस बनाने जा रही है। बिजली तंत्र में मददगार बनेंगे जीएसएस। प्रसारण तंत्र को सुधारेंगे 68 नए जीएसएस। राज्य में 765 केवी के 6 जीएसएस का होगा निर्माण, 400 केवी के 7 जीएसएस का होगा निर्माण, 220 केवी के 15 जीएसएस का होगा निर्माण, 132 केवी के 40 जीएसएस का होगा निर्माण। इसके अलावा बिजली की लाइनों का भी होगा विस्तार। इसमें सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं और लगभग 10,000 करोड़ का हमारा जो प्लान है कि हम प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नए 132 के जीएसएस बनाएंगे, 220, 400, 765 और लाइनों का भी विस्तार करेंगे ताकि आने वाले 31-32 तक की जो हमारी आवश्यकताएं उसको हमने रिव्यू करके वहां तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने प्लान तैयार किया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बजट मिलते ही ऊर्जा विभाग जीएसएस का कार्य प्रथम फेज में अगले सालों में पूरा करने का प्लान बना चुका है। राज्य के बिजली उपभोक्ता लंबे समय से बिजली का बिल सबसे महंगा भर रहे हैं, मगर उन्हें सबसे बेहतर बिजली देने में राज्य की बिजली कंपनियां नाकाम नजर आ रही हैं। लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों जगह आपसी समन्वय वाली सरकार है। ऐसे में केंद्र भी राज्य को बिजली के बिगड़े तंत्र को सुधारने के लिए आरडीएसएस योजना में आने वाले दिनों में 10,000 करोड़ की मदद देने जा रहा है, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि राज्य का बिगड़ा बजट बिजली तंत्र जल्द सुधरना शुरू होगा। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जब बिजली का प्रसारण तंत्र सुधरेगा तो जाहिर तौर पर राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को खासी राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश के बजट के बाद अलग अलग क्षेत्र में बजट को ग्राउंड जीरो पर अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार बजट में जयपुर की काफी घोषणाएं की गई हैं और जिसके जल्द धरातल पर उतारने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बदलेगा जयपुर, बढ़ेंगी सुविधाएं। जयपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। जमीन पर उतरेंगी बजट की घोषणाएं। 2-3 विभाग मिलकर करेंगे काम।
जयपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है। इस साल बजट में की गई घोषणाओं के अमल में आने के बाद जयपुर का नजारा कुछ बदला सा नजर आएगा। इस साल बजट में कोशिश की गई है शहर जयपुर को विकास के मामले में देश के टॉप 5 शहरों में शामिल कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय समिति का गठन कर समन्वय का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें ये समन्वय समिति इस बात पर फोकस करेगी कि कभी समन्वय के अभाव में कोई काम रुकना नहीं चाहिए। कई अहम घोषणाओं के समन्वय पर काम शुरू। जिला प्रशासन स्तर पर साप्ताहिक होगा रिव्यू। जिला प्रभारी सचिव स्तर पर 15 दिन होगा रिव्यू। मंत्री स्तर पर हर महीने किया जाएगा रिव्यू। जयपुर से जुड़ी 21 घोषणाओं पर खास फोकस। योजनाओं से जुड़े अधिकारियों से ली जाएगी रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव सहित सांसद और विधायकों के साथ मिलकर योजनाओं का तय समय पर क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए गठित की गई कमेटी ने योजनाओं को सूचीबद्ध कर लिया है, जिसमें 2 से 3 विभाग मिलकर काम करेंगे। कुछ घोषणाओं के लिए स्टेट लेवल कमेटी में चर्चा की जाएगी। कुछ घोषणाओं के लिए डीपीआर के टेंडर लगाने की तैयारी की जा रही है, तो कुछ पर काम पहले से ही शुरू किया गया है। जोर यही रहेगा कि जयपुर शहर का स्तर देश के सबसे बेहतर शहरों के स्तर का हो। जयपुर जिले के प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जयपुर जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसके लिए वीकली बैठक भी शुरू की जा चुकी है। इसमें हर 15 दिन से 1 महीने में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान और विशेषकर जयपुर के आमजन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ये बजट एक माइलस्टोन होगा हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे जयपुर के विकास में। सभी विभागों ने अपना अपना फोकस अपने अपनी जो घोषणा पर दिया है। कुछ ऐसी घोषणाएं जो 2 या 3 विभाग मिलकर करेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं जो बिना स्टेट लेवल कमेटी में डिस्कस हुए नहीं हो सकती, कुछ ऐसी घोषणाएं जिनकी डीपीआर बनवानी तो डीपीआर के टेंडर लगेगी, कुछ ऐसी घोषणाएं जिन्होंने विभाग ने काम प्रारंभ कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, अगले महीने में हम कार्य, जैसे महाविद्यालय विद्यालय के जो है, तो उन्होंने कहा साहब हम एडॉक रोक प्रिंसिपल लेंगे, जब तक हमारा भवन नहीं बने तक हम कोई किराए का भवन लेकर के हम विद्यालय महाविद्यालय उसको प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे विभाग वही अलग अलग सब डिस्कस हुए और इन सारी घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण समय के अंदर पूरी करेंगे। ये आपको आपकी मार्फत हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। निरंतर चलती रहेगी। हमारे सेक्रेटरी महोदय और कलेक्टर साहब वीकली हो, जरूरत पड़ने पर वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, 15 दिन भी कर सकते हैं और हम लोग भी जैसी जरूरत होगी 15 दिन में, महीने में ऐसी बैठकर करते रहेंगे। हर घोषणा के लिए एक तर्क संगत समय सीमा तैयार की जा रही है, जिसमें उसे पूरा किया जाना चाहिए। मंत्री की मौजूदगी में पहले बैठक के बाद प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा अगली बैठक में सभी घोषणाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से एक बैठक की तैयारी की गई है, ताकि सभी समय पर प्रगति रिपोर्ट ली जाती रहे। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की कुर्सी का फैसला हो गया है। इंदिरा डूडी चिड़ावा पंचायत की प्रधान बनी रहेंगी। कुर्सी बचने के बाद इंदिरा डूडी ने कहा कि मेरी कुर्सी बचाने में भाजपा नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया है, तो मैं इनका साथ दूंगी और कर्ज उतारूंगी। ऐसे में अटकलें लगने लगी हैं कि वो जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती हैं। समझिए इस रिपोर्ट पे। राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए और किसका साथ छोड़ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला झुंझुनू के चिड़ावा में, जहां कांग्रेस की प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया। वोटिंग के बाद प्रधान इंदिरा डूडी ने कहा कि बीजेपी नेता बबलू चौधरी के कारण ही उनकी कुर्सी बच पाई है। ऐसे में अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बबलू ने मेरी मदद करी है। आज बबलू जी ने मेरी मदद करी है, मदद करके और मुझे बहुत बड़ा मेरे पे कर्ज चढ़ाया है। इनका मैं पूरा साथ दूंगा। एक दिन पहले चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक वोट से गिर गया था। प्रधान विरोधी खेमा इसके लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
कांग्रेस से सदस्य निर्वाचित हुए रोहिताश ढांगड़ा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के प्रधान इंदिरा ढूंढी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और बाड़ेबंदी कर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। रोहिताश ढांगड़ा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने के लिए 16 मतों की दरकार थी, लेकिन वो 15 ही मत डलवा सके। वहीं बबलू चौधरी ने भी इशारों में इंदिरा ढूंढी को बीजेपी में शामिल करने की पेशकश कर डाली। कि मैंने इंदिरा जी से इनके सामने सारी बात ये तय की कि भाजपा की रीति नीतियां अच्छी है, भाजपा की सरकार में मोदी जी और भजन लाल जी जिस तरह से काम कर रहे, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, उसमें आपको भी हम ऊपर के स्तर पे बात करेंगे। इनसे खुद से स्वयं से भी इस बात के बारे में चर्चा हुई है। इनको भी हमने कहा है कि स्वतंत्र मन से आप इस बात का निर्णय लें और मैं ऊपर के स्तर के ऊपर भी इस बारे में बात करूंगा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे तो इनको भाजपा ज्वाइन कराने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। इंदिरा ढूंढी पाला बदलेंगी या फिर कांग्रेस में ही रहेंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से दोनों ही पार्टियों के भीतर चल रही असंतुष्टि पार्टी के नेताओं के सामने आ गई है। जुनू से न्यूज 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। जयपुर में मानसरोवर स्थित वीटू बाईपास पर शुक्रवार सुबह सिविल लाइन डैमेज होने से एक बड़ा गड्ढा हो गया। द्वारकादास पार्क के पास डैमेज हुई सीवर लाइन से 10 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। पिछले 5 साल में यह तीसरा मौका है जब यह लाइन डैमेज हुई है। देखिए रिपोर्ट। बीटू बाईपास पर अचानक धसी सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा। आने जाने वालों को हुई भारी परेशानी। सड़क पर दिखा लंबा जाम। जयपुर के मानसरोवर स्थित बीटू बाईपास पर सड़क धंसने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक सड़क पर लंबा जाम लग चुका था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन में लीकेज के चलते सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। 5 साल में यह तीसरा मौका है जब ये सिविल लाइन डैमेज हुई, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। इससे पहले साल 2022 में मॉनसून के दौरान इसी एरिया में 20 फीट आगे ये लाइन टूट गई थी। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि सिविल लाइन को डाले करीब 40 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के चलते अब ये लाइन जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ये हर साल बरसात के समय टूट रही है। इससे सड़क टूटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 10 दिन पहले जयपुर के विद्याधर नगर एरिया में भी इसी तरह से एक सिविल लाइन डैमेज होने से बड़ा गड्ढा सड़क पर बन गया था, जिसे रिपेयर करने में निगम को 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा था। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गुजरात में चांदीपुरा वायरस कहर बनकर के तेजी से फैलता जा रहा है। वायरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की मौत भी हो चुकी है। 13 जिलों में इसने दस्तक दे दी है। गुजरात सरकार वायरस की रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हर तरफ इस वायरस का खौफ है। चांदीपुरा ने अपना दायरा गुजरात के बाहर भी बढ़ा लिया है। ये वायरस अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस सीधे बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है। गुजरात के अलावा चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है, लेकिन इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात है। गुजरात के 13 जिलों में ये वायरस महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। जामनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाड़ा, हिम्मतनगर, महिसागर,
सुरेंद्र नगर, पंचमहल में वायरस की दहशत दिख रही है। संदिग्ध वायरस से हिम्मतनगर में 6 तो वहीं राजकोट में 5 जान जा चुकी है। वायरस के पांव पसारने से गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं। चांदीपुरा वायरस खास तौर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। ये 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। वायरस से इंसान दिमागी बुखार की जकड़ में आ जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है। इसमें बुखार होता है, जैसे फ्लू के साधारण लक्षण हैं, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दौरे भी पड़ते हैं, बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है। इसलिए कोई सिम्टम जो वायरल के अमूमन इस मौसम में होते हैं उसको हल्के से न लिया जाए, तो बहुत तेज़ी से पकड़ता है ब्रेन को ये। और ये वेक्टर जो हमारी सैंड फ्लाई है और टिक्स हैं, अमूमन कह लीजिए कि जो डेंगू वाले मस्कीटो हैं उस तरह के ही मस्कीटो होते हैं। जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में दवा के छिड़काव के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत फेटल डिजीज़ है क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन के पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर शहर में चल रहे हैं, घरों में हैं, तो सफाई ध्यान रखें। कपड़े ऐसे पहने जिसमें हाथ पैर एक्सपोज ना हो, पूरी बाहों के पीछे नीचे पैर ढके रहें। और मस्कीटो से अगेंस्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें। और जैसे ही लक्षण होता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है, कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमीडिएटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुंच जाए अस्पताल तो। ये वायरस बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है, जो कच्ची दीवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसीलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं, उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। इस वायरस का पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र में सामने आया था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस ने सबसे पहले दस्तक दी थी। गुजरात में साल 2010 में चांदीपुरा वायरस के 29 मामले सामने आए थे। तब 17 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कई महीनों से टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक की तलाक की खबरें उड़ रही थी, लेकिन अब इस खबर पर हार्दिक पांड्या की तरफ से मुहर लग गई है। हार्दिक और नताशा दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया ने पिछले महीने ही T20 वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में जहां स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जीत के हीरो रहे, लेकिन शादी की पिच पर उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। पिछले कई महीनों से हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक की तलाक की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रही थीं। लेकिन अब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर मुहर लगा दी है। अब उनकी राहें जुदा हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई। आईपीएल के दौरान दोनों के तलाक की खबरें हर तरफ छाई हुई थी, लेकिन तब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि बीच बीच में इस खबर को अफवाह भी बताया गया, लेकिन अब दोनों ने तलाक की पुष्टि कर दी है। हार्दिक जब आईपीएल में खेल रहे थे तब से ही अंदाजा हो गया था कि उनके और नताशा के संबंध खत्म होने की कगार पर हैं। हार्दिक और नताशा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अलग होने की जानकारी शेयर की। हार्दिक पांड्या ने लिखा, नताशा और मैंने 4 साल साथ रहने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने इस रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। हमने साथ में खुशी के पल बिताए, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े।
नताशा कुछ दिन पहले ही हार्दिक का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। नताशा और हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य के बारे में भी बताया। उनका कहना है कि वो दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। उन्होंने अपने फैन से समर्थन और प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक ने 1 जनवरी 2020 को सगाई की थी। कोरोना महामारी के दौरान दोनों की 31 मई 2020 को शादी हुई। 30 जुलाई 2020 को नताशा ने बेटे अगस्त्य को जन्म दिया। 14 फरवरी 2023 को नताशा और हार्दिक ने उदयपुर में दूसरी बार ग्रैंड वेडिंग की थी। नताशा सर्बिया की रहने वाली है। वो पेशे से मॉडल है। साल 2012 में वो भारत आई थी। उन्होंने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई। एक फिल्म में आइटम सॉन्ग भी किया। नताशा बिग बॉस 8 और नच बलिए जैसे शो का हिस्सा भी रही हैं। हार्दिक से मुलाकात के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया था, लेकिन अब 4 साल के बाद दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।